हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर की टेस्ट सीरीज़ को। इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए ध्येय की सारी टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे और इसी प्रकार अन्य जो भी आर एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी उन सभी को हम देख लेंगे। हमारे इस चैनल पे आपको आर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको हिंदी के 5 टॉपिक करा दिए गए हैं। 6 टॉपिक टोटल हैं प्रीलिम्स में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीएस के लिए भी मैं आपको लूसेंट की किताब करा रहा हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको पीवाईक्यूज़ भी कराए हैं, जो जो आर के पेपर हुए हैं हिंदी और जीएस दोनों के। ठीक है, तो वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इस ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज से। ये हमारा पहला टेस्ट है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। इसके बाद हम रेगुलरली 1 2 3 ऐसे करके मतलब क्रम से सारी टेस्ट सीरीज को देखेंगे। तो ये हमारी पहली टेस्ट सीरीज। इसके बाद हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आर के लिए हैं, जीएस वर्ड ध्येय वगैरह की, सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जीएस वर्ड के टेस्ट से शुरुआत करते हैं। और ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। मैं हिंदी वाली पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको बताते चलूँगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करेंगे, उसके बाद मेरी वीडियो को आगे देखेंगे, ताकि उसके बाद आपको सही आंसर पता चले। और आपको न सिर्फ आंसर लगाना है बल्कि वीडियो को पूरी देखना है, ताकि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिल सके। मैं आपको न सिर्फ यहाँ पे इनके आंसर बताऊंगा, बल्कि इन जो जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चूंकि आज पहली वीडियो थी तो ये सब आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है, हम एक से मैं आपको और बता दूँ, 1 से डेढ़ घंटे की ये वीडियो रहेगी। और इसमें मैं आपको कंप्लीट 140 क्वेश्चन जो आते हैं जीएस में वो कराऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट टाइम से हिंदी की भी टेस्ट सीरीज कराऊंगा। हिंदी और जीएस दोनों की टेस्ट सीरीज कराऊंगा, जितनी भी फेमस मार्केट में है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, तो आप पहले इसका आंसर खुद करिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर सत्य है वो केवल और केवल एक है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ना कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, और जो पहला स्टेटमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसमें पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। तो क्वेश्चन कभी नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। तो वो कहा गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय था? आपको बताना है भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आप इसका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कैसे होगा? आपको पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और भारत पर अब डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। ठीक है, इसलिए भारत का शासन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन या फिर महारानी के अधीन हो गया था। ठीक है, उस समय लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 1858 तक
वाला उनका कार्यकाल था, उनको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और वही भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही एक, यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी वो किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें लियाकत अली के पास कौन सा मंत्रालय था? क्या उनके पास वित्त मंत्रालय था? जोगेंद्र नाथ मंडल के पास रेल मंत्रालय था? जगजीवन राम के साथ श्रम मंत्रालय था? या बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था? आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगेंद्र नाथ मंडल, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल के पास रेल मंत्रालय था। ठीक है, और बाकी सबके जो मंत्रालय दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। आपको बताना है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पॉलिटी में आपको 10 की 10 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं, वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन कौन सी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो थी वो भाषा से संबंधित है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया 21वां संविधान संशोधन 1976, 71वां संविधान संशोधन 1992, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2 और 3, 1 और 3, केवल 3 और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी 8वीं अनुसूची से संबंधित है। कैसे? क्योंकि मूल भारतीय संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, ये आपको याद रखना है। और 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ दी गई थी। ठीक है, आपको मैं जो एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली भाषाओं को जोड़ दिया गया था। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं आप बताइए मुझे। तो ये जो है इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इस प्रकार हमने टोटल 8वीं अनुसूची को देख लिया और उससे संबंधित संशोधनों को भी देखा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आयरलैंड से नहीं लिया गया था। इसके तहत इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन है, ठीक है, जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन है वो ये जो है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भी भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बाकी की ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम छठा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। ऑप्शन है हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, तो सतलज नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी रोपड़। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। और आपको पता है सतलज नदी भारत के पंजाब से गुजरती है। ठीक है, और हड़प्पा के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे था मैं आपको ये भी बता दूं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी, जो कि कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे विकसित था? ये था भोगवा नदी के किनारे। तो आपको सतलज नदी के किनारे कौन सी थी? हड़प्पा, सॉरी रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? आपको बताना सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार किस नदी के तट पर नहीं था। ऑप्शन है चेनाब, झेलम, सिंधु और गंगा। तो इसका तो सिंपल सा जवाब है, आप सबको पता होगा, गंगा नदी के किनारे सिंधु का विस्तार नहीं था। चेनाब, झेलम, सिंधु आदि पर
इसका विस्तार था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार गंगा नदी के तट पर नहीं था। सिंधु घाटी का विस्तार उत्तर में जो था वो झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। तो इस गंगा तक ये नहीं पहुँच पाई थी, ये हिंडन तक थी। हिंडन कहाँ पाई जाती है? हिंडन ये जो यूपी में मेरठ और गाजियाबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हिंडन नदी बहती है और ये यमुना की सहायक है। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं आप उनको याद करते हुए चलिएगा, या कहीं पे नोट्स बना लें या ऐसे ही याद कर लें। अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। ठीक है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता है? पंचायत एवं नगर निर्वाचन चुनाव, संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये एकदम से सिंपल आपको पता होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन ये भारत निर्वाचन आयोग ना करा करके ये राज्य निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, इसमें मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं ना ये जितनी भी पीडीएफ है पूरे टेस्ट सीरीज की बिना कोई मार्क लगा हुआ, ये अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि आप बाद में इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें ये अनुच्छेद दिए हुए हैं और आपको इन स्टेट से मिलाना है। ठीक है, मिलान करना है। तो अनुच्छेद 371 झा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा गोवा राज्य से। ठीक है, अनुच्छेद 371 जा, इसका संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अनुच्छेद 371 झा, इसका संबंध हो जाएगा मिजोरम से। और घा का संबंध आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी में झा जा छा घा नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको इंग्लिश का वर्जन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 371 आई जो है, क्योंकि आप इंग्लिश वाला ही याद रखें वो जल्दी याद होता है। आई का संबंध किससे है? गोवा से। ये स्पेशल प्रोविज़न किए गए हमारे संविधान में इन राज्यों के लिए, वही बात की गई है। एच का संबंध अरुणाचल प्रदेश से, जी का संबंध मिजोरम से और डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर इस ऑप्शन को हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको ये पूरी पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 10वां है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें ना तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए या वीडियो पॉज करके बताइए अगर आपको आता हो, क्योंकि आपके आरओ और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद जो 63 है वो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आप बताइए इसमें से सत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, और ऑप्शन है ओके केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना तो दो, और एक तथा दो दोनों। इस पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन इसमें उल्टा रख दिया, पहले केवल दो रखा गया और बाद में केवल एक रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब है ऑप्शन एक केवल सही है और दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अनुच्छेद 61(1) कहता है कि राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ना कि साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जाएगा? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा।
ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? ये कहा गया 61(1) के तहत। तो इसलिए ऑप्शन 1 केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो ये एकदम सिंपल था, इसमें ऑप्शन ए ही सत्य नहीं, क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये जो है इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था, और इसके तहत संविधान में भाग 4A 4 का के तहत अनुच्छेद 51 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। ये जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। तो उसमें से बताना है आपको कि ये वाली कौन सी है जिसमें अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मुकदमों से तेजी से निपटाने हो तो वरिष्ठ न्यायालयों में उसको भेज दिया जाता है। ये आपको बताना ये किसके तहत आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगा उत्प्रेषण के तहत, ये होता है उत्प्रेषण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो ये किया जाता है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार पहली बात तो केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आ गए हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। ऑप्शन बी कहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बालके हेतु शिक्षा का उपबंध। ऑप्शन सी कहता है लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य। और ऑप्शन डी है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये एकदम सिंपल से हैं, क्योंकि आपको ना पॉलिटी में मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरा अनुच्छेद 52 तक, राष्ट्रपति से पहले तक का, 51 तक जहाँ से राष्ट्रपति का शुरुआत होता है, वहाँ तक का पूरा एक एक अनुच्छेद रटा होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये सब रटे होने में चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा, यानी कि कौन डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में बता देता हूँ कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये जो है संविधान के भाग 4 में आते हैं, आपको याद रखना है। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक एक अनुच्छेद इसमें याद करना है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में और यूपीपीसीएस दोनों में इसके अनुच्छेद मिलाने को दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट किस अनुच्छेद के आएगा। जैसे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 41 के तहत आता है, आपको याद रखना है। दूसरा दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों शिक्षा का उपबंध। ये पहली बात तो गलत है, ये डीपीएसपी में शामिल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 45 में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ना कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य, यह अनुच्छेद 47 के तहत कहा गया है। और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा,
यह अनुच्छेद 48 का के तहत कहा गया है। ठीक है, याद रखना आपको 48 का या 48 ए की बात कही गई है। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और मैं आपको एक एक चीज़ इसीलिए एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप इसको याद करें, प्रॉपर नोट्स बना के कहीं लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही दिया लेकिन इसके साथ कितने सारे क्वेश्चन और रेडी हो जा रहे हैं, आप उसको अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन। इसमें आपको कथन और कारण दिया हुआ है। ये कथन ये कहता है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। आपको बताना इसमें से ये दोनों कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आर सही है। अब कैसे है, आपको पता है कि महान्यायवादी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) के तहत आता है। ठीक है, और जो महान्यायवादी होता है ये सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता है, इसको हटा सकती है सरकार। ठीक है, सरकार हटा सकती है मतलब मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति हटा देते हैं। और इसका पारिश्रमिक जो है, वेतन है, वो संसद निर्धारित नहीं करती बल्कि राष्ट्रपति करती है, या फिर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सरकार करती है। इसलिए कारण सही हो जाएगा और कथन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचायतों से रिलेटेड खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये एकदम से रट लेना, ये आपको डिक्टो भी मिल सकता है। ऑप्शन है 27, 29, 23 और 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29। 29 विषयों पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा पंचायतों के बारे में बता दूं अगला क्वेश्चन देखने से पहले, कि जो पंचायतें हैं वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया था। उसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, उसमें ही समस्त पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये एकदम सिंपल सा, यह अनुच्छेद 153 153 में है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन किया गया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। उसके तहत ये प्रावधान 1956 में किया गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, उससे पहले एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होता था। तो इंग्लिश वाला है, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। और बाकी आपको पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएँ, वहाँ पे मैं पूरा इसका टेलीग्राम इसका PDF ऐसे ही शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बारीदे मुमालिक था। मध्यकालीन भारत में आपको पता है शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो किसने उनको लागू किया और उसका मतलब क्या होता है ये पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि सल्तनत काल में बारीदे मुमालिक का क्या अर्थ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बारीदे मुमालिक जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था। ठीक है, और इसमें जो अन्य ऑप्शन लिखे हैं, मैं दीवाने इंशा, राजकीय पत्राचार विभाग होता था, जो पत्राचार विभाग होता था उसका प्रमुख दीवाने इंशा कहलाता था, और जो अश्वशाला का प्रमुख होता था वो अमीर आखुर कहलाता था। अमीर ए आखुर, आपको ये अमीर दीवाने ना याद रखना, लेकिन ये याद रखना कि इंशा मतलब राजकीय पत्राचार और आखुर मतलब अश्वशाला, यानी कि जहाँ घोड़े वगैरह होते थे उसको संभालता था। ठीक है, तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आर के PYQs मैंने आपको कराए हैं, और आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लें। मैंने 2017 और 2021 के पेपर को पूरा कंप्लीट कराया, GS और हिंदी दोनों का। आप देख लें GS वाला, उससे अगर आप वो देखेंगे तो आपने ये देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 से 15 सवाल आते हैं यही वाले कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसे सवाल सबसे ज़्यादा आर पूछता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी है, आप PYQ में जा करके देख सकते हैं। ये पुस्तक दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो वो हो जाएगा रेहला उत्बी, क्योंकि रेहला जो पुस्तक है उसके लेखक उत्बी नहीं है बल्कि इब्न बतूता हैं। बाकी सारे सही हैं,
कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, श्री कृष्ण विजय के लेखक मालाधर बसु हैं और तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। ठीक है, और रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ये भी सवाल आ जाता है, तो वो मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद जो दिल्ली वाली है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा फोर्ट, क्योंकि आगरा फोर्ट का निर्माण, जो आगरा का किला है, वो अकबर ने कराया था। कब कराया था? 1574 ईस्वी में। ताजमहल को शाहजहां ने 1648 में बनवाया था। लाल किले को, दिल्ली वाला जो लाल किला है, उसको शाहजहां ने 1648 में ही बनवाया था। ताजमहल और ये एक ही में बना था। जामा मस्जिद दिल्ली की, उसको भी शाहजहां ने 1656 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ये दी हुई संस्थाएं, आपको इनका कालानुक्रम बताना। अगर आप PYQ नहीं देखें तो मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जरूर देखें, क्योंकि 15 सवाल कम से कम आते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वाले, और कम से कम 10 सवाल होते हैं जो इन घटनाओं का कालानुक्रम वाले होते हैं। तो आपको ये टेस्ट सीरीज और बाकी तैयारी करने से पहले, सबसे पहले PYQ दोनों मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं ऑलरेडी, 2017 और 21 के पेपर, वो जरूर आप देखें। ठीक है, तो आपको वहाँ से ये आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये संस्थाएं दी हुई हैं और आपको बता इनका कालानुक्रम बताना। कालानुक्रम का सिंपल सा मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था कब बनी। हालांकि कई बार कॉमन सेंस इनमें लगता है, क्योंकि डिक्टो हमें नहीं याद रहते हैं, कॉमन सेंस लगता है कि इसके बाद ही ये बनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, दी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको बनाया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, ये अच्छे से लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे बताते चलता हूँ कि द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुई थी। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, आपको पता है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने करी थी। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। किसने करी थी? भगत सिंह ने। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले 3 नंबर ऑप्शन आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 और 4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो कांग्रेस ने जो, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी। कौन सी? हंटर कमीशन बनाया था। और एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उस कमेटी को तहकीकात कमेटी कहा गया था, क्योंकि वो तहकीकात करने के लिए बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने तो हंटर आयोग बनाया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आप इनके डेट वगैरह याद रखें, RO के एग्जाम में डेट खूब पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि कथन कारक वाला, कि अभिकथन क्या कहता है कि चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है। और अगला है कि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन पर लागू किया था। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, और कौन, मतलब कथन कारण वाले और इस ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि मेटकाफ ने ही लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था, यानी प्रेस को आज़ादी दे दी थी, इसीलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सवाल भी 5-6 सवाल आते हैं कथन कारण वाले। इसमें पत्र पत्रिकाएं दी हुई हैं और संपादक दिए हुए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी अच्छी ध्येय वालों ने बनाई है, क्योंकि ऐसे ही सेम सवाल पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे इन्होंने बनाया है। पत्र पत्रिकाएं दी हैं और लेखक संपादक आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी फेमस बुक है। ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, ये किसने लिखी? ये लाला हरदयाल ने लिखी। ए नेशन इन मेकिंग, ये लिखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। मतलब हमदर्द उनका मैगजीन थी, पत्रिका थी, उन्होंने प्रकाशित कराई थी। और अगर इस कॉम्बिनेशन में देखें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब सारे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारे बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसी को पवनार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या व्यक्तिगत, या पवनार आंदोलन को ही हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात चली है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार एक जगह थी, उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे, आपको पता होगा, विनोबा भावे। लेकिन अब जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो हमारे जो सेकेंड सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग आर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट पैकेज दे रही है। यहाँ से आप लगभग आप एक तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी तैयार हो रहा है, साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। इसमें आपको सत्य कथन बताने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये 1817-18 में हुआ था। इसके पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ठीक है। अगला है कि यात्री दिया हुआ है और शासक दिए हुए हैं, यानी कि किस शासक के दौरान किस यात्री ने यात्रा करी थी। इसमें आपको कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में ये यात्रा करे थे, ये सही है। नूनिच अच्युत राय के समय में आए थे, ये भी सही है। और डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे, ये भी सही है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये सारे के सारे यात्री ये जो दक्षिण के शासक हैं उनकी बात की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये पठार दिए हुए हैं और इसमें आपको मिलान करना, आपको सही बताना कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो लोयस का पठार चीन में है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही, लोयस का पठार चीन में पाया जाता है। आप ये जितने भी डेटा है ना एकदम से कहीं पे नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। लोयस का पठार चीन में होता है, पोटावर का पठार पाकिस्तान में होता है, ये भी सही है। सान पठार म्यांमार में है, ये भी सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बी, शंकर नायर। शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी और शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। गांधी जी ने इस घटना के विरोध में कैसरे हिंद जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। आपको इस साथ में ये भी याद करते हुए चलना है, ठीक है। गांधी जी ने कैसरे हिंद और जमुनालाल बजाज जो कि उस समय उद्योगपति थे देश के, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है? पॉम ऑयल का देश अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं युगांडा को। मैं बिना ऑप्शन पढ़े हुए आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखते चलेंगे। युगांडा को पॉम ऑयल का देश कहा जाता है। ये सब फैक्ट वाली चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। अफ्रीका महादेश के देश नाइजीरिया को तिल ताड़ का देश कहा जाता है। ओह सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। तिल ताड़ या पॉम ऑयल का जो देश है वो युगांडा को नहीं कहा जाता है, बल्कि वो नाइजीरिया को कहा जाता है, ठीक है। वो नाइजीरिया को कहा जाता है क्योंकि नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है और यह अटलांटिक महासागर का एक कोना है। कौन? नाइजीरिया। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। इतनी सारी डिटेल्स मैंने आपको नाइजीरिया के बारे में दे दी, क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे वैसे देश हैं जिनकी राजधानियों को मिलान करने का भी एक बार सवाल पूछा गया है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। इसमें देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है कि कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें इन्होंने उल्टा दे रखा है। जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता है जो चाको का मैदान है अर्जेंटीना का, वह कपास उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन है? ब्राज़ील। और यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पम्पास भी स्थित है। तो आपको चाको का मैदान याद रखना है कपास के लिए, और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पम्पास के मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है कहाँ है? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में। आपको पता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इनकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट कुक है। ठीक है, माउंट कुक कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। मैं आपको दो चार जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ, आप उनको भी याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कथन कारण वाला है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता होती है। तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं पाई जाती है, और क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ जल भाग अधिक होता है, इसलिए दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? आपको बताना है कि क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा एक सत्य है। ये सारे स्टेटमेंट है, आप पढ़िए और उसमें बताइए कौन सा एक सत्य है। मैं ही पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए कहता है कि संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी कहता है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन डी है कि सभी कथन सत्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल के बारे में जितनी बातें लिखी गई हैं सभी सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता। ये बात 100% तो लागू नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का सवाल आपको आर में मिले, तो अगर आपको 5 सवाल में से 5 में से कम 4 सवाल में उपरोक्त सभी वाले ही सही होंगे। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हों और पूछे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पर ये एकदम से 100% आप आँख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा, आपको आ ही नहीं रहा और आपको करने ही है, तुक्के लगाने ही है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। कोरियालिस बल कौन होता है? कोरियालिस बल वगैरह आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। पृथ्वी अपनी घूर्णन के दौरान जो बल उत्पन्न करती है उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर कोरियालिस बल का मान 0 होता है। आपको इसमें असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो चूंकि असत्य बताना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का मान अधिक होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, यह 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है? कथन कारण वाला है कि चिनूक को हिमभक्षी पवन कहते हैं। चिनूक जो कि कहाँ बहती है? अमेरिका में बहती है। चिनूक हवा को बोलते हैं, उसको हिमभक्षी पवन कहते हैं। कारण है कि यह पवन शीतकाल के समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। तो आप बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करती है। अर्थात चिनूक को हिमभक्षी पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कारण इसका यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य पड़ता है? असम हिमालय, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पंजाब में सतलज और सतलज नदी बहती है, तो इसलिए पंजाब हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम 40 नंबर पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, नल्लामलाई की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, बाबा बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ये दक्षिण की पहाड़ियाँ आप अच्छे से याद रख लेंगे, यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। किसकी? अनाईमुड़ी की, आप इसे याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो दोद्दा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। थोड़ा सा इसे अनाईमुड़ी अन्नामलाई की हो, और दोद्दा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? तो आइबेरिया कौन से 2 देश मिलकर के बनते हैं यूरोप के? तो यूरोप के 2 देश स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, ये मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरिया, बाल्कन और पेनाइन पेनिनसुला हैं, आप याद रखेंगे। ठीक, तो आइबेरिया क्या है? स्पेन और पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आप मैंने बताया, आप सारे फंडामेंटल राइट के, डीपीएसपी के
और FR मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो अनुच्छेद हैं वो ज़रूर रख लेंगे। तो अल्पसंख्यक हितों का संवर्धन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 29 में इसकी बात करी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 30 में किसकी बात कही गई, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कारण और कथन कारण वाला है। कथन क्या कहता है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग या CAG कहते हैं, को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कैग को आप उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जिस प्रक्रिया से भारत के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। और कैग जो है, मैं आपको ये भी बता चलूँ कि कैग भारत के में मतलब किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो कैग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 148 से लेकर के 150 तक का रहता है, ठीक है। तो 148 आप मेनली याद रखेंगे, इसकी नियुक्ति 148 के तहत होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम 44 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने है तो न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आपको सत्य कथन बताना है, तो इसमें ये दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसकी न्यूनतम सीमा की बात संविधान में नहीं करी गई है। और ये भारत में, याद रखना आपको, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए उसके बाद किसी न्यायालय में आप वकालत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये एकदम सिंपल है, ये अनुच्छेद 263 के तहत ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये अनुच्छेद कुछ ऐसे हो तो जिसको आपको रटना ही है। तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन करके रख लेंगे, या बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि राष्ट्रीय, या आप अनुच्छेदों की अलग से नोट्स ही बना लीजिए, 2-3 पन्नों में आ जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद और अनुच्छेद 263, बस ऐसे ही आपको रख लेना, क्योंकि डिक्टो ऐसे ही सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन 263 में है, और इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना होता है। इसकी स्थापना पहली बार कब हुई थी, 1990 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपको बताना है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो बनता है उसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो लोक सेवा आयोग होता है, जो जिसमें संयुक्त नहीं होता, एक ही राज्य का होता है अगर, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन संयुक्त अगर लग गया तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, जहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करता है एक राज्य के अध्यक्ष की, लेकिन अगर उसको हटाने की बात होगी तो उसको हटाता कौन, हटाता उसको है राष्ट्रपति। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। संप्रदाय दिए गए, उसके संस्थापक दिए, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो आजीवक है इसके मक्खली गौशाला, ये तो सही है। बरकरी के नामदेव हैं, ये भी सही। धरकरी के रामदेव हैं, ये भी सही। और रामावत के जो इसमें लिखा है कि रामानुज हैं, ये गलत है, क्योंकि रामावत के रामानुज नहीं बल्कि रामानंद हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम 48 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। दमा, एथलीट फुट, खसरा और गंजापन। आपको बताना है इसमें कौन सा फफूंद से होने वाला रोग नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो खसरा है वो फफूंद से होने वाला रोग नहीं है, क्योंकि खसरा जो है वो विषाणु से होना, वायरस से होने वाला रोग है। आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। साइंस में मैंने आपको प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और इन सब से होने वाले रोगों को 2-2 मिनट के वीडियो में समझाया है ट्रिक के माध्यम से। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, आप सारे रोग एक ही बार में पढ़ लेंगे। आपके 5 मिनट में लगभग सारे रोग किस किस से होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसमें आपको ट्रिक बता रखी है, ठीक है, तो आप उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जिसको BIFR कहते हैं। 1981 में इसका गठन किया गया था, इसका आपको उद्देश्य बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। ऑप्शन बी है कि निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देना। ऑप्शन डी है कि लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। आप बताइए इसकी स्थापना किस लिए की गई थी।
तो इसका वर्ष गठन जो है वो जीर्ण उद्योगों का पुनरुद्धार करना, यानी जो उद्योग पहले लगे हुए हैं और वो खराब हो चुके या किसी कारण से बंद हैं, उनका पुनरुद्धार करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार के जोतों की है। अगला है कि हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। और तीसरा है कि भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी 1 और 2 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामाइन और आर्जिनिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन। कि जो टायरोसिन अम्ल है वो प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगर जीवन में आगे दुखी महसूस हो तो आप ये समझ लीजिएगा आपके अंदर टायरोसिन की कमी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन दिए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन B2 जो ये विटामिन B2 है इसका फ्लिक्विनेन जो लिखा हुआ है यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि विटामिन जो B2 है उसका सही नाम होता है राइबोफ्लाविन। ठीक है, फ्लिक्विनेन नहीं होता है, तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी सारे सही मिलान के रहे हुए हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो विटामिन वाला बताया है, उनके रासायनिक नाम और उनकी ट्रिक्स का एक वीडियो, आप मेरी साइंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देखे जाके, उसमें एक वीडियो आपको ये वाला भी मिलेगा विटामिन वाला। वो 10 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने सारी ट्रिक से सारी विटामिन उनसे रोग सब कुछ याद करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। गोदावरी, सोन, नर्मदा और महानदी। तो आपको पता है कि जो गोदावरी का उद्गम स्थल है वो मैकाल का पठार नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैकाल का पठार कहाँ स्थित है। वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन नदी, दक्षिणी भाग से महानदी निकलती। तो मैकाल के पठार से 3 नदियाँ निकलती, कौन सी? नर्मदा, सोन और महानदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जिसको गोदावरी कहा जाता है, जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसका उद्गम महाराष्ट्र का नासिक जिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 54 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो हमारा 54 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, इस पे कथन कारण वाला है कि नाक, कान एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसका कारण है कि उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है। आप बताइए इसमें से क्या सही क्या गलत, या क्या उसकी सही व्याख्या करता है। तो जो 54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, अब ए क्यों गलत है? क्योंकि नाक, कान एवं गले के डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ना कि उत्तल दर्पण का। ये तो कॉमन सेंस की बात है। उत्तल दर्पण पास तत्वों को बड़ा कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप अक्सर क्वेश्चन आता है कि मोटरसाइकिल, बाइक्स वगैरह या कार वगैरह के जो साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर जो दाढ़ी बनाने के लिए शीशे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यूज़ वाले ही एप्लीकेशन पार्ट इनका पूछा जाता है। अगला देखते हैं कि प्रमुख स्थल दिए हैं, उनकी अवस्थिति दी है, आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ओपेरा हाउस, सिडनी, काबा मक्का, ग्रैंड कैनन और यूना और मर्डेका पैलेस मिस्र। आपको बताना इसमें से कौन सा गलत में है। तो इसमें जो मर्डेका पैलेस है वो मिस्र में नहीं बल्कि वो जकार्ता अर्थात इंडोनेशिया में स्थित है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से अभिकथन और कारण वाला है कि आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। कारण इसका है कि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसमें ये दोनों ही कथन सही हैं। और ये क्यों भरी जाती है? क्योंकि इससे जीवन काल बढ़ता है, इसलिए ये ए वाला सही हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का प्रकाश और जो ऊष्मा है उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन।
और अगला है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। आपको बताना कौन से कथन सही। तो ये आपको पता होगा कि सूर्य नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इसलिए दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हैं। और आपको पता है जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगर आपने पिरामिड वगैरह पढ़े हैं जीवभार पर्यावरण में तो आपको ये सब सवाल पता होंगे। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। आप इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा सही सवाल, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं ये तीसरा वाला सही है, क्योंकि जलीय का जो पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनता है। घास के मैदान का जीवभाग सीधा होता है, ये भी सही है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभाग सीधा होता है, ये भी सही है। तो यानी कि ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके अपवाद हैं भारत में। ये क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे राज्य हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 राज्य इसके अपवाद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के ना संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख करा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं और सिक्किम में 32 सदस्य हैं। तो ये इसके अपवाद हो गए, बाकी सब में इनसे ज़्यादा सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद याद रखना कौन सा, 170। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। तो मैं इसको बता दूं आपको, ये तीनों के तीनों का ही जो वेतन है ये सब दिया हुआ है, वेतन या पेंशन, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक करेक्शन कर दूं। करेक्शन क्या मतलब कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट की, उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है, लेकिन उनका जो वेतन होता है वो राज्यों की संचित निधि से जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 क्वेश्चन हो गए हमारे कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। इसमें से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने कोही। दीवाने कोही जो है इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, और ये किससे संबंधित था, यह एग्रीकल्चर या कृषि विभाग से संबंधित था। इसके अतिरिक्त दीवाने बंदगान, दारुल शफा और दीवाने इश्तिहाद फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता कि दारुल शफा का था क्या था। तो आपको याद रखना कि दारुल शफा उनका एक अस्पताल था। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का है, और द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का, आपको बताना, या इनमें से सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे एक अद्वैत वेदांत नहीं दिया है, अद्वैत शंकराचार्य का है। अगला देखते हैं कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारिका जिले में स्थित है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी का मतलब है केवल एक सही है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो तो कहा जाता है, लेकिन यह द्वारिका या गुजरात में नहीं स्थित है, बल्कि यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे पूर्व में स्थित है। महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, मैकाल की और छोटा नागपुर की पहाड़ी। तो ये आपको पता होगा कि सबसे पूर्व में छोटा नागपुर स्थित है। इनका क्रम क्या है कि सबसे पश्चिम में पड़ेगी सतपुड़ा, फिर पड़ेगी महादेव, और फिर पड़ेगी मैकाल, और फिर छोटा नागपुर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति है। मैंने अपने प्लेलिस्ट में ना ज्योग्राफी के 4 वीडियो करवाए हैं, ज्योग्राफी के फैक्ट के। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मैं आपको ना ये सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके इनको ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने जितनी प्लेलिस्ट बताई वो आप देख लेंगे। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं। आप ज्योग्राफी के मेरे 4 वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी फैक्ट के नाम से, वो आप देख लेंगे। उनमें ये सब मैंने करा रखे हैं। आपके एक भी ज्योग्राफी के फैक्ट वहाँ से बाहर से नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आप एलिमिनेट करके उसका आंसर जरूर लगा लेंगे। तो खैर हम यहाँ पे देखते हैं कोयला क्षेत्र और अवस्थिति आपको बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है सिंगरौली, ये नर्मदा नदी में नहीं पाया जाता, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिंगरौली है ये पहली बात मध्य प्रदेश में है और ये सोन नदी घाटी में स्थित है, ना कि नर्मदा नदी घाटी में, और बाकी सारे सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम 66 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये विद्रोह दिए हुए हैं और इसमें आपको कालानुक्रम बताना है। पावना विद्रोह ये कब हुआ था, ये 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह नहीं नहीं, संथाल विद्रोह जो है ये 1855-56 में हुआ था, ये वही और पावना विद्रोह जो है वो 1873 से 1885 के बीच हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में हुआ था काफ़ी बार, और एका आंदोलन 1922 में हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कालानुक्रम इनका क्या हो जाएगा। इनका कालानुक्रम फिर हो जाएगा, पहले आएगा सबसे पहले 2 संथाल, फिर आएगा 1 पावना, फिर आएगा ताना भगत, फिर एका। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उप विभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। इसमें आपको बताना सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों के तो सही है। क्या कि मोरीबंद डेल्टा कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है बंगाल डेल्टा, यानी कि जो वही बंगाल की खाड़ी वाला डेल्टा है उसको मोरीबंद डेल्टा बोलते हैं, यानी उसका एक भाग है। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार सबसे पहले आपको याद रखना है, ये कहाँ जो अटलांटिक महासागर है उसमें जो उत्तरी वाला हिस्सा है उसके कटक का हिस्सा। कटक आप जानते होंगे क्या है, कटक जो है समुद्र के नीचे जो पहाड़ होते हैं उनको कटक कहा जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राफिक पठार वहाँ पे पाया जाता है, ये समुद्र के नीचे वाला पठार है। ठीक है, और मानव गतिविधियों से जो पर्यावरण परिवर्तित होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, ये आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। अगला देखते हैं कि कथन कारण है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। अगला है, इसका कारण दिया है कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन सा कथन क्या सही है। तो इसमें ये दोनों ही सही हैं और इसकी ये सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज, लैक्टोज, राइबोज और फ्रक्टोज, ये किस किसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं। तो ये आपको पता होगा, फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं क्योंकि ये फलों में पाई जाती है। अगला है कि आपको सत्य कथन बताना है किसके बारे में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। स्टेटमेंट 1 है कि ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। स्टेटमेंट 2 है कि इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीन मफलर से क्या तात्पर्य है। ग्रीन मफलर क्या होता है, ये एक टर्मिनोलॉजी है इन्वायरमेंट की, ये बहुत चर्चा में रहती है। आप बताइए इसका क्या मतलब होता है। ग्रीन मफलर आप याद रखेंगे, इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ये हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित कर दिए जाते हैं। इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषण करने की क्षमता होती है। ये पूरी प्रक्रिया ग्रीन मफलर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेरी का पोषण संबंधी विकार। बेरी एक पोषण संबंधी विकार होता है जो किसकी कमी से होता है, थायमीन की कमी से, रिबोफ्लाविन की कमी से, फ्लोवेनाइड की कमी से या फिनॉल की कमी से। तो ये जो बेरी है वो थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से वाला रोग है, और विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को रिबोफ्लाविन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। प्रमुख संस्थान दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है, आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, ये भी सही। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी सही हैं। आप ना इसमें तो सही दिए, पर मेन एग्जाम में हो सकता है इसमें से एक आध सही ना दें, तो आप इनको अच्छे से रट लेंगे, संस्थान पे सवाल बनते हैं। ये तो खैर राष्ट्रीय स्तर पे हैं, आप यूपी के जितने भी संस्थान हैं आप उनको रट लेंगे अच्छे से। मैंने भी एक वीडियो बनाई यूपी स्पेशल के तहत, अभी मैं बाकी वीडियो यूपी के बनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक बनाई उसमें मैंने यूपी के सारे संस्थान आपको कराए हैं। ये कॉलेज दिए हुए हैं, इनकी कब स्थापना हुई थी आपको कालानुक्रम बताना है। ठीक है, तो जो हिंदू कॉलेज कोलकाता का था उसकी स्थापना हुई थी 1817 में, और दिल्ली कॉलेज जो था इसकी स्थापना 1824 में हुई थी,
और मेयो कॉलेज इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो अगर इस कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो 3, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ अमलैंड के बारे में दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कथन कारण वाला है कि सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा कम होती है। तो ये तो आपको पता है, ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती जाती है उसको क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हेलोक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर कि निम्नलिखित में से बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बम्बई त्रिमूर्ति थे 3 लोग, तो आपको बताना इनमें से कौन नहीं है। फिरोज शाह मेहता, जीडी देशमुख, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, जीडी देशमुख। क्यों? क्योंकि केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर वर्ष 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसी कारण इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चारागाह दिए गए हैं और आपको उनकी अवस्थिति बतानी है। बन्नी चारागाह गुजरात, बाग्याल चारागाह उत्तराखंड, खजियार सिक्किम और पहलगाम जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो खजियार है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि ये सिक्किम में ना होकर के ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन कारण वाला है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील होता है। तो ये भी आपको पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि सोडियम धातु को केरोसिन में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे ही उसे बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन में आते ही वह आग पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं कि राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर और जोधपुर में। तो ये जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो ऐसे सवाल कभी कोई पूछ लेता है आयोग, इनकी स्थापना वगैरह, तो आप प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना जो है वो 1956 में करी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में रचना दी है और उनके लेखक दिए गए हैं। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि तबकाते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखी थी, तारीख यामिनी उल उतबी ने लिखी थी और तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये सही है। भारत का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही रूप में करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, ये आपको पता होगा, या प्रशांत महासागर में स्थित है। ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गहराई, इस गर्त की, मैरियाना जो ट्रांच है इसकी गर्त की गहराई कितनी है? तो ये जो है वो 11,033 मीटर गहरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है शाहजहां ने इनमें से किसको अपना राज कवि नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, तो शाहजहां ने कवि कलीम को राज कवि नियुक्त किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर की वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपने मृगमरीचिका देखी होगी, बहुत अच्छी रोड बनी होती तो उस पर, और बाकी रेगिस्तान के क्षेत्रों में मृगमरीचिका बनती है। ऐसा हमें लगता है कि सामने पानी भरा हुआ, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं साइंस की इन थ्योरी में से, मृगमरीचिका किस पर आधारित होती है। तो जो मृगमरीचिका है वो आपको पता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसके कारण हीरा भी चमकता है, उसी कारण मृगमरीचिका का भी हमें आभास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उनकी तरंगदैर्घ्य से होता है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब है वो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, परंतु तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा है वो ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं बल्कि वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। ऊर्ध्वपातन के कारण आपको पता होगा क्या होता है कि कोई भी ठोस सीधे गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपको पता होगा कि जनसंख्या के पिरामिड समूह में कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही। ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते। ये भी सही है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक, तो नगरों में इतना पानी मिलता नहीं कि वो पाए। और लाइकेन के संबंध में लाइकेन वायु प्रदूषण पर संवेदी होती है या नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम 91 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने समय के लिए रोका जा सकता है। तो आपको पता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 92 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है, और ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। आपको सही कथन इनमें से चुनना है। तो ये दोनों ही सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। आपको बताना इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों ही सही हैं। और सूफी संत या चिश्ती वाले जो संप्रदाय होते हैं इनसे अधिकतम मतलब अधिकतम समय में सवाल बन जाते, तो आप इन स्टेटमेंट को रट लेंगे क्योंकि इनमें कुछ समझाने वाला नहीं। तो मैं आपको जो सभी बता दे रहा हूँ वो सारे स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये सवाल सिंपल मतलब सिंगल सिंगल भी आ सकता है कि महबूब इलाही किसे कहा जाता है। तो ये निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ये चिश्ती संप्रदाय के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। ठीक है, तो हालचू, सोम्पेन, रेंगमा और ओंजे। तो इसमें जो रेगमा जनजाति है वो अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रेंगमा जो है वो एक नागा जनजाति है और ये नागालैंड और असम यानी कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, और बाकी सभी जो दी गई हैं ये सभी वहाँ की मूल निवासी हैं। अगला देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दर्रे दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो नाथुला है यही गलत है कि नाथुला जो है वो सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। बाकी बोमडिला अरुणाचल में है, जेलेपला सिक्किम में और मोलिंगला उत्तराखंड में है। मैंने आपको बताया कि आप ज्योग्राफी के मेरे फैक्ट वाले वीडियो देखेंगे अगर प्ले लिस्ट में जा करके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आपको ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट हैं इंडियन वर्ल्ड के सारे उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बांध दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से कौन सा चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये सभी चंबल नदी पर आधारित हैं, सॉरी बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3। ये बाहर बहुत शोर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयोग होता है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ जो है वो क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमुख संस्थान दिए हैं उनकी अवस्थिति आपको मिलानी है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है। तो ये हैदराबाद में है। के राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ है। ये जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है। ये मैसूर में है। सस्यवानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान ये झांसी में है। सस्यवानिकी आप लोग समझते हैं क्या होता है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एक साथ करना। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 और 4 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान। अब यहाँ से ना रीजनिंग और मैथ के सवाल शुरू हो गए हैं
और मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि जीएस के क्वेश्चन आपको सारे करा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, और मैं हालांकि एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते हुए चलूँगा। आप इनका आंसर अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग छोड़ने नहीं है, अच्छे से करके जाना। 15 से 20 सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैं इनके आंसर आपको बताते हुए चलूँगा, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, और आपको वही आंसर लाना है। मैं आपको जीएस के क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ, बाकी मैथ रीजनिंग वाले मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको उनके आंसर बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो 99 वाले क्वेश्चन में इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 55। और 100 नंबर वाले में इसमें ये रिक्त स्थान यहाँ पे पूर्ति करना है, श्रेणी टाइप का है, और इसका सही जवाब ए हो जाएगा 94, ठीक है। और बाकी मैं आपको ना अपने टेलीग्राम पे ये जो प्लेलिस्ट है, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, ये जो पीडीएफ है इसका ये प्रोवाइड कराऊंगा। और इस पीडीएफ के एंड में जब सारे 140 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उनके सारे व्याख्या दी हुई है। तो ये मैथ रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, इनकी भी व्याख्या दी हुई, कौन सवाल का कौन सा आंसर कैसे आया। तो आप अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप वहाँ से व्याख्या देखकर उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, बाकी आप पहले सॉल्व करेंगे फिर आप व्याख्या जा करके देखेंगे, ठीक है। तो 101 नंबर वाले में ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग खुद ही पढ़ेंगे और खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। पोती जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 102 में विषम आयत शब्दों को बताना है, और इसका सही जवाब बी हो जाएगा, दबाव और बैरोमीटर। अगला 103, इसमें ये सब बहुत ईजी आते हैं। आर में ना मैथ रीजनिंग के सवाल तो स्पेशली बहुत ही ईजी आते हैं। ये सब उसकी जगह पर रख देना और आपको बता देना इसमें सही जवाब क्या है। ये बहुत ईजी होते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -32। फिर ये है महासागर, प्रशांत महासागर, तो द्वीप इसमें से कौन सा है। इस टाइप के तो रीजनिंग के आते हैं, तो ये आसान है। द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कूट संकेत में आपको बताना, ये इंग्लिश वाले ये लिखे हैं, जिसमें जितने अंक के बाद जो भी वर्ण है होगा इंग्लिश का, वो आपको जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें जो सही जवाब है खैर वो डी वाला हो जाएगा। अगला है ये कौन सा पंक्ति वाला जो सवाल है, कौन सा किस स्थान पे बैठता है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, 23। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से इसका सॉल्व देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर सवाल। ये भी अनुपात वाला सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसको आंसर बताते रहूँगा जल्दी जल्दी, उसके बाद लास्ट में यूपी स्पेशल के भी सवाल इसमें दिए गए हैं, वो भी मुझे आपको कराने हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेंसुरेशन के सवाल आ गए, और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21%। 109 नंबर वाले में इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 4। फिर कैलेंडर का सवाल आ गया रीजनिंग में, 110 नंबर, इसका सवाल हो जाएगा बी, सोमवार। आप खुद ही पढ़ेंगे, इसका सवाल आंसर करेंगे। अब यहाँ पे मेरे ना मैथ और रीजनिंग के 10 सवाल इन्होंने दिए थे, ये कंप्लीट हो गए। अब यूपी स्पेशल के सवाल इन्होंने कुछ दे रखे हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 111वां नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। आपको बताना है सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में है। ऑप्शन में है श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजनगर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या, इसका मतलब है कि वहाँ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी जनगणना के सवाल हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे गए हैं, और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो श्रावस्ती में है, और अधिकतम जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो भी पूछा जा सकता है, तो वो हमारा गाजियाबाद है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना, ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो 22.3% है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक। आपको बताना है इनमें से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1982 में, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में ही हो गई थी, और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। तो इसकी 1964 में हुई, तो इसी की केवल 1982 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एगमार्क जो है गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। एगमार्क को कौन जारी करता है, तो अब मैं आपको बता दूं, एगमार्क जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है, ठीक है,
BIS जिसको बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। ISI का निशान इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है और एक मार्क भी यही जारी करती। तो इसका ऑप्शन तो एक मार्क जो है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जारी करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और ISI कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी पंथ का से संबंधित दयाल बाग कहाँ पे स्थित है? मथुरा, मेरठ, आगरा और बिजनौर। ये आपने देखा होगा, राधा स्वामी सत्संग किधर चलते हैं? तो ये जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलते हैं, आगरा की तरफ। तो ये आगरा मथुरा तरफ चलते हैं। तो इसका जो दयाल बाग है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है 115 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का प्रदेन सभापति होता है, या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, ये नगर निगम के अध्यक्ष के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें आपको बताना कौन सा सही जवाब है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये आपको सन बस याद रखना है किसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वन्य जीव विहार हैं उत्तर प्रदेश के और इनकी अवस्थिति। आपको यूपी के सारी रामसर साइट, वन्य जीव विहार, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह याद कर लेने हैं। मैं इनकी वीडियो भी आने वाले समय में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो जो पटना वन्य जीव विहार है वो एटा जिले में पड़ता है। तो ये ए का डी हो जाएगा। पार्वती अरंगा बहुत फेमस है, गोंडा का है ये। ठीक है, और चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है? ये चंदौली में पड़ता है। और रानीपुर जो है वो बांदा पड़ता है। ये हाल ही में देश का 53वां टाइगर रिजर्व भी बना है रानीपुर वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित है? ये बहुत ही फेमस है। ये उत्तर प्रदेश का जो नरौरा है परमाणु संयंत्र, ये बुलंदशहर जिले में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1991 से हो रहा है और होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए और यहाँ पे अब हम उसके सवाल देखेंगे, कुछ करंट अफेयर के सवाल और इकोनॉमिक्स के सवाल। ठीक है, तो इसमें कथन कारण वाला सवाल है। पहला है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला वाला दूसरा वाला इसकी व्याख्या भी सही करता है कि कब मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, इसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती और कौशाम्बी। तो इसमें जो है इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महोबा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर से संबंधित है। आपको याद रखना श्रावस्ती का संबंध किससे? भगवान संभवनाथ मंदिर से। ये तृतीय तीर्थंकर थे। कौशाम्बी में घोषित राम विहार स्थित है। आपको याद रखना है कौशाम्बी में क्या स्थित है? कौशाम्बी में घोषित राम विहार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया था? तो सुजलान शाह, नीरव डी शाह, सुनील मोदी, शशिकांत बनर्जी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरव डी शाह। ठीक है, ये यहाँ पे करंट अफेयर्स के सवाल हो गए हैं और यहाँ पे 20 सवाल करंट अफेयर्स के दिए गए हैं। तो आपको ये सवाल तो एक करंट वाले, चूंकि ये इस साल के एग्जाम की लेटेस्ट सीरीज है तो इसी साल के सारे करंट दिए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रखे गए हैं, आपको ये याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया था? तो ये ऐसे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो जब जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ठीक है, और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इसकी ऊंचाई 240 फीट है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि BSF का एक अंग है, इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? नई दिल्ली, माले, पोर्ट लुइस और ताइपे।
तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखना है आपको, अगर कोई भी बड़ा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारत में किया जाता है तो भारत में कहाँ पे किया गया था ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन पे कि जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इस टाइप के सवाल खूब पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम को। विशाखापत्तनम जनवरी 2023 में विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, और यह प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया था। इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में कुल 82 अंक प्राप्त हुए थे, कितने पे, आउट ऑफ 100 में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यूके। भारत और ब्रिटेन या यूके के बीच युवा पेशेवर योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि S20 शिखर सम्मेलन के बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, और स्टेटमेंट एक कहता है कि जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। दूसरा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर कि जनवरी 2023 में जारी होने वाले हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो भी सूचकांक या इंडेक्सेस होते हैं उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, कौन जारी करता और प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, ये 3 बातें आपको याद रखनी। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला है वो 85th मिला, यानी कि 85वां स्थान भारत को मिला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान इसमें जापान को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में क्रिस हिम्पकिस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो जैसिंडा आर्डर्न थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है। ये इस टाइप की योजनाएं खूब सारी पूछी जाती हैं, तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये वही है जो प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है उसी को ये योजना नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर सवाल को कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद को लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक और लीबिया। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 70वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया था। तो इसमें कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी था, तो इसमें जो नोडल एजेंसी था वो था विदेश मंत्रालय। अगला देखते हैं कि जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। ये आप सबको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें चर्चा में रहा था, तो उसको कर दिया गया था अमृत उद्यान। क्या किया गया था इसको, अमृत उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया। यूरोजोन अपनाने वाले वो सभी यूरोप के देश होते हैं जिनकी की मुद्रा यूरो होती है। ठीक है, तो वो देश जो था वो था क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा मान लिया था। अगला देखते हैं 135 नंबर सवाल को कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया गया। तो जो साइक्लोन अभ्यास है वो आपको याद रखना भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच किया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो ये आयोजन है ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से FITUR फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैड्रिड स्पेन में। अगला है कि जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थान हुबली कर्नाटक था। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था।
आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में आपको तीनों बातें याद रखनी है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS वागीर को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और ये पनडुब्बी को पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनाती दी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये कुछ किताबें हैं, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। नवीन पुस्तकें हैं और उनके लेखक दिया गया है, ठीक है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो द प्रॉमिस्ड लैंड है, ये एक आत्मकथा है, ये मानसी गुलाटी की नहीं, आपको याद रखना ये काफ़ी फेमस बुक रही थी 2023 में। अ प्रॉमिस्ड लैंड ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और बाकी के सारे सही लिखे हुए हैं। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखी, द गर्ल इन द रूम 105 चेतन भगत ने, और नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर ने, ठीक है। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। ये पूछी भी जा सकती है सिंगल क्वेश्चन के रूप में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का कि जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। उड़ीसा के राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया, ठीक है। और इस स्टेडियम का नाम जो है, और इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसका जो नाम रखा गया है वो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा ध्येय IAS के पहले टेस्ट को देख लिया ये, और इसकी इसी तरह हम आगे भी सारे ध्येय IAS की आपको सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद मैं आपको GS वर्ड की टेस्ट सीरीज कराऊंगा, फिर परीक्षा मंथन की, और मैं आपको RO के एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे टेस्ट करा चुका हूँगा, वो भी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलती हैं ध्येय, GS वर्ड, परीक्षा मंथन वगैरह की, तो वो सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में विद एक्सप्लेनेशन देखिए दी हुई है ये भी, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।